welcome to Indian Masterminds. In today's very special interview, we have with us a remarkable individual whose journey from the corridors of taxation to the fields of sustainable agriculture is nothing short of inspiring. Our guest today is a retired Indian Revenue Service officer from the batch of 1986 who has embraced a new calling in life that is as enriching as it is essential. Please join me in welcoming Mr. R.K. Paliwal. Welcome, sir. Welcome to our channel. थैंक यू वेरी मच। एंड सर बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फ्रॉम एन IRS ऑफिसर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुए हैं, तो क्या आपकी इंस्पिरेशन थी इस ट्रांजिशन के पीछे? देखिए 2-3 कारण थे। एक तो मेरा जन्म गांव में हुआ, सो बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ए विलेज सराउंडिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो एक तो वो भी था। दूसरा मेरा सब्जेक्ट्स, अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आई डिड माय MSc इन बॉटनी एंड MPhil इन एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड PhD इन बायोटेक्नोलॉजी। सो दैट वाज माय रियल कोर एरिया। ये बात दूसरी है कि सर्विस में हमको इंडियन रेवेन्यू सर्विस में टैक्सेशन एंड इनकम टैक्स इसमें काम करना होगा, लेकिन साथ साथ कहीं कहीं हमारा वो लव टू नेचर एंड एग्रीकल्चर वो भी चल रहा था, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट भी रहा और वो सराउंडिंग भी हमारी रही बचपन में। बिल्कुल सर। इधर हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो हो गया है वो बहुत जहरीला हो गया है, पॉइजनस कहूँगा मैं उसको, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ऑल काइंड ऑफ केमिकल्स, यूरिया, डाई, NPK, एंड देन सो मेनी हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स तो सिंपल पॉइजन है, उनके डब्बे पे लिखा रहता है इट इज सो हार्मफुल, हैंडल विद केयर। आप बॉडी पे भी अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में गिर जाएगा तो पर्सन कैन डाई। और ऐसे किस्से हुए हैं कि पेस्टिसाइड छिड़कते छिड़कते लोगों की जान चली गई। अच्छा। तो इतना जहरीला खेती हो गया है और सब लोग हम वही खा रहे हैं। तो हमें लगा कि इससे न केवल ह्यूमन हेल्थ खराब हो रही है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स, चाहे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, कैंसर इट्स सो रैम्पेंट नाउअडेज, लगातार बढ़ रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ पॉइजनस फूड, क्योंकि हमारा 3 टाइम का खाना बहुत जहरीला हो गया और इससे हमारी एयर भी जहरीली हुई, हमारी हवा प्रदूषित हुई, हमारा पानी जहरीला हो गया और हमारी नेचर जहरीली हो गई। यहाँ तक कि खेतों से पशु पक्षी, तितलियां, मधुमक्खियां ये भी गायब हो गई, क्योंकि वो है केचुआ गायब हो गया। तो बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हुई, नेचर एज सच धीरे धीरे डिटेरियोरेट कर रही है, खत्म हो रही है। हमें कहीं लोगों को इस बारे में जागरूक करने की भी आवश्यकता है। और पहले तो हम खुद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें, उसके बाद लोगों को भी उसके लाभ समझाएं। तो में था, और रिटायरमेंट से पहले ही हमने छोटे छोटे प्रयोग इस दिशा में करने शुरू किए थे, जो रिटायरमेंट के बाद अब क्योंकि 7 दिन 24 आवर ज़्यादा समय अवेलेबल है तो उसको डिवोट करते हैं। That's lovely, sir. And आपको कैसे लगता है कि आपकी जो स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, आप 35 इयर्स हो चुके थे आपको सर्विस में, 35 इयर्स के बाद आपकी जितनी भी स्किल्स आपने एक्वायर की थी, वो जितना भी एक्सपीरियंस आपका था, वो किस तरह से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रीकल्चर में यूज कर पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक टैक्सेशन का सर्विस का संबंध है, उसका एग्रीकल्चर से रिमोट लिंक तो है, क्योंकि इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, और अगर एग्रीकल्चर इनकम और नॉर्मल इनकम भी किसी की है तो उससे रेट ऑफ टैक्स पे फर्क पड़ता है। तो ये तो और एक तरह से एग्रीकल्चर इनकम का इनकम टैक्स से रो। लेकिन साथ साथ ये भी था कि हम सब मनुष्य हैं, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, तो हमारा एक कर्तव्य ये भी है कि हम नेचर की रक्षा करें। आजकल तो संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसमें कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य है। हम अपने आसपास प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। तो आजकल तो हर आदमी प्रकृति का संरक्षण तो छोड़िए,
उसका एक तरह से प्रदूषण कर रहा है। सही बात जरूरी नहीं कि जो लोग खेती कर रहे हैं वही प्रदूषण कर रहे हैं है। केमिकल का, पेस्टिसाइड का। हम लोग कंज्यूमर भी तो उस जहरीली चीजों को खा रहे हैं। हम भी तो किसानों को नहीं कहते कि आप हमारे लिए अच्छा शुद्ध खाना उगाइए, बिना जहर का उगाइए। हम इसको 10% 20% ज्यादा कीमत पे खरीदेंगे ताकि हम भी हेल्दी रहें, नेचर भी हेल्दी रहे। तो हमें लगा कि नेचर को संरक्षित करने का केवल और केवल एक ही विकल्प है हम्म, कि हम सब ऑर्गेनिक फार्मिंग से, सस्टेनेबल फार्मिंग से जुड़ें। बिल्कुल, दैट्स ट्रू सर। एंड एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही थी वो ये थी कि जैसा कि अभी हमने बात की कि 35 इयर्स इनटू द सर्विस, सो बीइंग एन आईआरएस ऑफिसर इज अ वेरी डिफरेंट जॉब, और फिर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर बहुत डिफरेंट है। तो Yes. ट्रांजिशन पीरियड में आई एम श्योर बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आपको फेस करनी पड़ेंगी, चैलेंजेस आए होंगे सामने। तो वो Yes. चैलेंजेस क्या थे और आपने कैसे उनको ओवरकम किया फिर? या वेरी नाइस क्वेश्चन। एक तो अगर मेरा बचपन गांव में न बीता होता हम्म, तो मेरे चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते। ऑल टुगेदर एक नई चीज मुझे मिलती। बिल्कुल। जैसे अगर कोई शहर का पढ़ा लिखा बंदा है जिसका जन्म शहर में हुआ, वहीं उसकी पढ़ाई लिखाई हुई और वो गांव में जाके खेती करना चाहे तो इट इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट। एग्जैक्ट। क्योंकि एट द एज ऑफ 60 हम्म, आप पूरा ट्रांसफॉर्मर, अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करें, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो मुझे एक तो ये था कि मेरे लिए इट वाज जस्ट ए रीविजिटिंग ऑफ माय चाइल्डहुड। हम्म, बचपन में मैंने देखा। हाँ और जी, दूसरा ये कि सर्विस करते समय भी हम लोग कुछ गांधीयन संस्थाओं के साथ जुड़े थे। हाँ, तो हम लोग गाँव में सैटरडे संडे में काम करते थे। हाँ, तो इस 35 साल में भी सैटरडे संडे छुट्टियों में हम गाँव जाते थे और किसानों से बात करते थे। हाँ, तो एक तरह से वो एक कंटिन्यूटी भी थी। हालाँकि कंटिन्यूटी ब्रोकन थी कि वीक में 1 या 2 दिन हम गाँव से जुड़ते थे। लेकिन का ये लाभ मिला कि जब हम पूरी तरह से गाँव से जुड़े, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े, तो हमारी चुनौती कुछ कम हुई। बिल्कुल, मैं कहूँगा चुनौतियाँ हैं। हाँ, जैसे 3 चुनौती जो सबसे बड़ी चुनौती है आज के ज़माने में। एक तो गाँव में अभी भी सुविधाओं का अभाव है और शहर में हमको 24 आवर बिजली मिलती है। हाँ, गाँव को 24 आवर बिजली नहीं मिलती और एग्रीकल्चर सेक्टर को तो 6 या 7 घंटे ही मिलती है। हाँ, कई बार वो इतनी इरेटिक और ओड टाइम में है कि कई बार रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली, तो यानी कि आप आधी रात तक ही सो पाएँगे, 11 साढ़े 11 बजे तक, तो रात को ठीक से सो भी नहीं पाएँगे। तो और रात में अगर खेतों में काम करेंगे तो दिन में फिर कैसे काम करेंगे? दिन में आपको सोना पड़ेगा। तो एक तो गाँव में सुविधाओं का अभाव है। हाँ, दूसरा, गाँव में जानकारियों का भी अभाव है। हाँ, जैसे बहुत से अनपढ़ किसान हैं, आदिवासी किसान हैं, हाँ, उनको उनको बायोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है। उनको ये पता नहीं कि जो पेस्टिसाइड वो खेत में छिड़क रहे हैं, जो केमिकल खाद वो खेत में डाल रहे हैं, वो कितना ज़हरीला है, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कैसे डालना। तो उनको चुनौतियाँ ज़्यादा आती हैं। मुझे कि मेरा बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट था और मेरी रिसर्च में पेस्टिसाइड भी शामिल थे। हाँ, तो वो मुझे अनुभव मिला, तो मेरी यहाँ थोड़ी कम हुई और जी, मैं लोगों को आसानी से समझा पाया क्योंकि मैंने खेती-बाड़ी की थी। हाँ, जब मैं उनको बताता था कि मैं भी किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैंने भी खेती की है, मैंने पढ़ाई भी खेती से संबंधित की है, प्रकृति से संबंधित की है, तो उससे लोगों को मेरे पे विश्वास थोड़ा बेहतर हुआ एक कॉमन मैन के तुलना में। राइट, तो मैं कह सकता हूँ थोड़ी मेरी चुनौती कम रही, लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती थी कि शहर में बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल में सर्विस करने के बाद गाँव के वातावरण में एडजस्ट करना मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था। बिल्कुल, कि बिल्कुल सर, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। यस, तो ये सारी चीज़ें वहाँ आई हमारे साथ भी। लेकिन जब अपने किसी काम को आप मिशनरी मोड में करते हैं, हाँ, जुनून के साथ करते हैं, तो मुझे लगता है ये सारी चुनौतियाँ छोटी हो जाती हैं एंड हम इन चुनौतियों को पार कर जाते हैं। लवली सर। एंड एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, जैसे हमें पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, हेल्थ बेनिफिट्स है, काफी सारी चीजें हैं। पर मुझे ये भी पता है कि आप फार्मर्स वेलफेयर के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। तो
फार्मर्स एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करके भी ग्रोथ करते हैं क्रॉप्स की, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जैसे आप फोकस कर रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर्स को ज्यादा वेलफेयर दे सकती है कंपेयर टू जो नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग आता चला गया है इतने टाइम से? इसमें मैं कहूँगा कि अगर केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आप शिफ्ट करते हैं या कोई भी किसान शिफ्ट करता है, तो ये सच्चाई है कि पहले 2-3 साल उसका प्रोडक्शन कम होता है। कारण क्या है? हमारी खेती की जमीन को आदत पड़ गई है साल भर में 2-3 बार खूब खाद डालने की, पेस्टिसाइड डालने की। तो जो एडिक्शन होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग को एडिक्शन होता है, नशे की लत होती है, लाइक दैट, तो जमीन को भी एक तरह से वो एडिक्शन हो गया। दूसरे शब्दों में कहें कि केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के जमीन इतनी खोखली हो गई कि अगर वो सप्लीमेंट उनको नहीं देंगे तो फसल बहुत हल्की होगी। बिल्कुल। तो जब हम केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ आते हैं तो हमारे सामने ये भी एक बड़ी चुनौती आती है कि थोड़ा प्रोडक्शन कम होता है। उसको भरपाई करने के लिए 2 तरीके। एक तो ये कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने से पहले थोड़ा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आजकल मार्केट में भी मिलने लगा है, तो उसका स्टॉक इकट्ठा कर लें थोड़ा सा, या साथ में गौशाला वगैरह रखें जिससे डेयरी का भी थोड़ा सा काम करें। उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन अगर थोड़ी कम हुई है एग्रीकल्चर की, तो दूध बेच के किसान थोड़ा उसकी भरपाई कर सकता है। और गाय भैंस का जो गोबर होगा उससे वो वर्मी कंपोस्ट बना सकता है, सिंपल कंपोस्ट बना सकता है, और उससे वो तरह तरह की जीवामृत वगैरह जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में, तो वो भी उसको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते रहेंगे। तो अगर हमने पहले से थोड़ी तैयारी कर ली है, फिर वो हमारा प्रोडक्शन एंगल भी कम नहीं होता। ये थोड़ी सी तैयारी उसके लिए करनी पड़ती है। दूसरा एक काम और करना पड़ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, आलसी किसान इसको नहीं कर सकते। ये मैंने इसलिए कि मैकेनिकल फार्मिंग बहुत आसान है कि आपने खेत की ट्रैक्टर से जुताई की, आपने उसमें गेहूं बो दिया, उसके बाद आपने 15-20 दिन बाद पानी दे दिया, उसके बाद 1 महीना बाद आपने 1 दिन खाद डाल दिया, 1 दिन पेस्टिसाइड डाल दिया, और 3 महीने बाद फसल काट ली। यानी कि 3 महीने की फसल में आपने 4 या 5 दिन केवल काम किया खेत में। बाकी दिन किसान ताश खेलते हैं तब, या इधर उधर घूमते हैं, लाइक दैट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, क्योंकि हमको हर्बिसाइड यूज नहीं करना, पेस्टिसाइड यूज नहीं करना, हमें इनके विकल्प बनाने पड़ते हैं। विकल्प जैसे अगर हम पेस्टिसाइड की बात करें तो पेस्टिसाइड भी नेचुरल फॉर्म में हम बना सकते हैं। जैसे गाय का गोबर है, गोमूत्र है, इसमें अगर हम नीम की पत्तियां, तंबाकू की पत्तियां, यानी कि मिर्च की पत्तियां या हरी मिर्च या लाल मिर्च, इसके ये सब डाल दें, तो ये सब भी कीटनाशक का काम करते हैं। अच्छा, ओके। पेस्टिसाइड का काम करते हैं। बस इनका फायदा ये है कि एक तो ये कोई प्रदूषण नहीं करते, ये कीट पतंगों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, कीट पतंगे इनसे दूर भाग जाते हैं, मरते भी नहीं। तो डाइवर्सिटी भी सुरक्षित रहती है, नेचर भी सुरक्षित रहती है, और ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट बाद में उसी खेत में खाद का काम भी करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा गोबर मिला है, गोमूत्र मिला है, नीम की पत्तियां मिली हैं, तंबाकू की पत्तियां, ये सब सड़ के खाद भी बन जाती है। तो लेकिन इसको बनाने में तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन खर्च जीरो है। अच्छा। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन कम होता है, उससे हमारी कम होती है, तो हम उनसे कहते हैं कि आपका खाद का खर्च बच रहा है, आपका पेस्टिसाइड का खर्च बच रहा है, लेकिन मेहनत आपकी लग रही है। पेस्टिसाइड छिड़कना है तो बाजार जाइए, आपने पेस्टिसाइड खरीद के लाए, आपने घोला और छिड़क दिया 2 घंटे में। यहाँ आपको पेस्टिसाइड तैयार करना पड़ेगा, वो 10-12 दिन में तैयार होगा। रोजाना उस घोल को आप घुमाएंगे, जब तक वो ठीक से नीम की पत्तियां वगैरह सड़ेंगी नहीं उसमें, तब तक अच्छा पेस्टिसाइड नहीं बनेगा। तो अगर थोड़ी भी मेहनतकश किसान है, और काफी किसान मेहनत करते हैं, करना जानते हैं, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग में एक और बड़ा फर्क है,
हम्म अगर आपने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट किसी खेत में डाला है हम्म ऑर्गेनिक खेती करते समय, तो आपको अगले 3 साल तक लगातार बिना कोई खाद डाले फसल मिलती रहेगी अच्छी। हम्म उसका हम्म इम्पैक्ट 3 साल तक रहेगा। हम्म अगर आपने यूरिया वगैरह डाला है, उसका इम्पैक्ट केवल एक फसल में यानी कि 3 महीने रहता है। 3 महीने अच्छा, बाद फिर डालना होगा। तो ओके, लगातार आपका खर्च हो रहा है। तो हम्म अगर किसान 3 फसल ले रहा है साल भर में, उसको कम से कम 6 बार यूरिया डालना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन गोबर यानी कि अगर 6 बार एक साल में डाला तो 3 साल में 18 बार डालना हम्म पड़ेगा। आप देखिए। हम्म और अगर ढंग से गोबर का खाद डाल दिया तो 3 साल तक कुछ भी नहीं डालना है। हम्म तो एक तरह से ये इधर लेबर की बचत भी होगी कि हम्म बार बार आपको नहीं डालना पड़ रहा, बार हम्म बार आपको खर्च नहीं करना पड़ रहा। हम्म तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये सारे फायदे हमको किसानों को बताने, हम्म, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, एजेड लोग हैं, वो ये सब जानते हैं, क्योंकि 40 साल पहले तो ऐसी खेती होती बिल्कुल, थी। ये जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हुई है, हाँ 70 से, तब से 40-50 साल में ये शुरू हुआ है। हाँ तो पुराने लोग इस पद्धति को जानते हैं और इसीलिए हम उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। हाँ वो फिर अपनी ग्रामीण भाषा में अपने युवाओं को समझाते हैं कि साहब लोग ठीक कह रहे हैं। पहले इस तरह का ही खाद डालते थे हम लोग, गाय के गोबर का, भैंस के गोबर का, तो खाना बड़ा स्वादिष्ट लगता था। हम्म और वो कहते हैं कि आजकल खाना स्वादिष्ट नहीं लगता। हम्म तो वो अंतर समझते हैं। हम्म लेकिन युवा पीढ़ी ने तो ज़हरीला ही खाया है। तो हम्म उनको तो आई एम सॉरी टू से, भक्ति आपकी पीढ़ी ने तो शुरू से खराब वाला खाना ही खाया है। तो ऑर्गेनिक खाएँगे तो आपको भी टेस्ट का पता चलेगा। कुछ लोगों को तो हमारी पीढ़ी तो जानती है, हमने बचपन में वो अच्छा खाना खाया है। हाँ ये एक कारण था कि जैसे ही हमको समय मिला, हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले हम खुद दोबारा अच्छा खाना शुरू करें, हाँ सात्विक भोजन, जैविक भोजन शुरू करें। बिल्कुल सर। एंड यही इनफैक्ट मुझे ये पूछना ही था आपसे कि किस तरह से आप कन्विंस कर पाए इन फार्मर्स को फ्रॉम लाइक केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग में मूव करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मूव करने के लिए। अभी सर करंट सिनेरियो में आपके रीजन में आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और कितने परसेंटेज है जिनको अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़ा और कन्विंस करना पड़ेगा कि वो अपना केमिकल फार्मिंग छोड़ के इस फील्ड में आए? देखिए, अगर हम परसेंटेज वाइज़ बात करें तो हम्म, अभी वो परसेंटेज वेरी करता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, लेकिन कहीं भी 5% से ज़्यादा नहीं है। ये अच्छा, सच्चाई है। अच्छा। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है। हाँ जी, किसान 40% भी होंगे देश में, हाँ, वो अपने खेत के छोटे से हिस्से में अपने लिए अलग से ऑर्गेनिक पैदा करते अच्छा, ओके, हैं। ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि वो खुद ज़हरीला नहीं खाएँगे। हाँ, तो हुँ, अपने ये वो छोटे से हिस्से में, जैसे हुँ, मान लीजिए किसी के पास 5 एकड़ है, हुँ, उसको पता है कि उसके घर में जितना गेहूँ या चावल या दाल कंज़्यूम होगी, वो 1 एकड़ से मिल जाएगी। हाँ, तो 1 एकड़ में ऑर्गेनिक करता है, और हुँ, 4 एकड़ में ज़हरीली खेती करता है, जो उसको मंडी में बेचना है। हाँ, हम उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जैसे आप अपने बच्चों को शुद्ध भोजन खिलाना चाहते हैं, हाँ, ऐसे ही जो आपके उपभोक्ता हैं, हाँ, जिनको आप ये सामान बेचते हैं, किसान को तो अन्नदाता कहा गया है, अन्नदाता भगवान का दर्जा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो भगवान तो ज़हर नहीं देता दूसरों को। हुँ, तो जी, स्पिरिचुअली और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उनको कहते हैं कि आपको दूसरों के लिए भी उगाना चाहिए। हुँ, लेकिन उनकी भी समस्या है। हाँ, उनकी समस्या ये है, वो ये कहते हैं कि साहब, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्योंकि हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, शुरू के 2-3 साल प्रोडक्शन कम होता है, हुँ, लेकिन उपभोक्ता हमसे भाव-तोल करते हैं। हाँ, तो हमसे सस्ती चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो हाँ, सस्ती चीज़ें खराब ही मिलेगी। सही बात है, मज़ाक के रूप में जैसे कहते हैं कि चाइना के माल की तो गारंटी नहीं है। हुँ, तो उस तरह से ये है कि भई अगर आप बाज़ार से ऐसे ही खरीद के लाएँगे, तो हुँ, उसकी तो गारंटी नहीं है, उसमें कितना ज़हर मिला हुआ है, कहीं हमारे पास कोई पैमाना नहीं है इसको नापने का। हाँ जी, ज़हरीली चीज़ें नेचुरल रूप में सस्ती मिलेंगी। बिल्कुल, अगर हम क्या करते हैं कि
हमने इसीलिए अपने अभियान को ट्राईपार्टाइट बनाया है। इसके 3 हिस्से बनाए हैं। अच्छा। 3 हिस्से इसलिए कि एक हिस्सा फार्मर है, जिनको हम ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने देश के नागरिकों के लिए, उनके हेल्थ के लिए, नेचर की हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। हाँ। कंज्यूमर्स से हम, शहर के लोगों से हाँ। ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छे फार्मर्स, जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, उनके साथ जुड़िए और आप उनसे जैविक चीजें थोड़ी ज्यादा कीमत पे खरीदिए, जिससे वो आपके लिए अच्छी चीज उगाएं, हाँ। अच्छी जैविक खेती करें आपके लिए। हाँ। और संस्थाओं से हम ये कहते हैं, समाज सेवी संस्थाओं से, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, क्योंकि हाँ। मीडिया भी अपने आप में एक समाज सेवी संस्था ही है, कि आप लोग कैटेलिस्ट का काम करें, प्रेरक का काम करें। बिल्कुल। तो इसको जैसे ट्रिपल ऊ, हिंदी का ऊ अक्षर, हाँ जी। जैसे उत्पादक एक जगह आए, उत्पादक जैविक उत्पादन करें, हाँ। उपभोक्ता जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग करें, अच्छा। और उत्प्रेरक लोग, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ने का काम करें। जैसे आपका कार्यक्रम भी लोग देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत से लोग अपने इलाके के जैविक किसानों को खोजेंगे, हाँ। उनसे वो जैविक चीजें खरीदेंगे, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, हम्म। कुछ जैविक किसानों को सपोर्ट मिलेगा, और ऐसे ये कारवां हम लोगों का आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आई एग्री सर। एंड जैसे कि आप बता रहे हैं कि फार्मर्स के लिए भी आप काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा, आपने रूरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम किया हुआ है। तो फार्मर्स वेलफेयर के लिए स्पेसिफिकली कुछ इनिशिएटिव्स या कुछ प्रोजेक्ट्स आपने अगर जो किए हुए हों, उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा-सा बताइए? हाँ, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ हम लोगों ने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है, हुँ। इसका थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाऊँगा। हुँ। हुआ ये था कि जब 6 साल पहले हम भोपाल आए थे सर्विस में, हुँ। तो हमने भोपाल में मालूम किया कि यहाँ पे जैविक चीज़ें कहाँ मिलेंगी। तो लोगों ने कहा कि किसी किसान के पास जैविक गेहूँ मिल जाएगा, किसी किसान के पास कोई सब्ज़ी मिल जाएगी, कहीं से फल मिल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा वन स्टेप स्टॉप नहीं है जहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल जाएँगी। हुँ। तो इसी तलाश में हमने फिर बाकी शहरों का रुख किया, और हमें पता चला कि इंदौर में 1-2 जगह ऐसी हैं, हुँ। जहाँ पे आस-पास के किसान किसी पर्टिकुलर दिन इकट्ठा होके आते हैं और अपनी सारी चीज़ें लोगों को बेचते हैं। हाँ। तो हमने सोचा क्यों ना हम अलग-अलग शहरों में इस अभियान को चलाएँ। हुँ। तो भोपाल में हमने एक के साथ मिलके, ग्राम सेवा समिति संस्था के साथ मिलके, हुँ। उनसे अनुरोध किया कि आप अपने परिसर को किसानों को मुफ्त में दे दें, 1 दिन के लिए हफ्ते में। हाँ। तो उन्होंने हमारी बात मान ली, और हमने भोपाल के सभी आस-पास के किसानों को कॉन्टैक्ट किया कि या आप अपने 1 दिन, एक निश्चित समय पे अपने-अपने सामान लाइए, और वहाँ पे उपभोक्ताओं को सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएँगी। हुँ। क्योंकि ये आपके लिए, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि कहीं से हम गेहूँ लाएँ, कहीं से चना लाएँ। आजकल तो वैसे भी ऑन डोर डिलीवरी का सिस्टम हो गया है, तो हर आदमी चाहता है कि मॉल में जाएँ और सारी चीज़ें एक जगह से खरीद के ले आएँ। हाँ जी। तो ये कांसेप्ट हमने किसानों के लिए भोपाल में शुरू किया 5 साल पहले। हुँ। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। हुँ। उसके बाद मध्य प्रदेश की ही कई शहरों में हमारे कुछ साथियों ने, मित्रों ने ये अभियान अपने-अपने शहर में शुरू किया, और धीरे-धीरे हर शहर में किसान और उपभोक्ता जुड़ रहे हैं। हाँ। जब ये हमने शुरू किया, तभी हमने ये तय किया था कि रिटायरमेंट के बाद हम खुद भी जैविक खेती करेंगे, और हाँ। अभी तो हम अलग-अलग किसानों से अलग-अलग चीज़ें खरीद रहे हैं। फिर हम अपने खेत से अपने खाने की सारी चीज़ें उगाएँगे। आज मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2 साल में हमने अपने खेत में अपने खाने की सब चीज़ें उगाना शुरू कर दिया। हाँ। हम अपना गेहूँ, अपना चावल, अपना चना, अपनी दालें, मटर, अपनी सभी सब्जियाँ, अपने सभी फल हाँ। हम अपने खेत में अपने कंज़म्पशन के लिए उगाने लगे, और जो सरप्लस होता है उसको हम अपने मित्रों को, और भी जो उपभोक्ता इसको उचित दाम पे खरीदना चाहते हैं, उनको दे रहे हाँ। राइट सर। हैं। यही अभियान हम किसानों के बीच में भी चला रहे हैं। हाँ जी। हम
हमने क्या किया है कि जहाँ हम ये सब खेती करते हैं, हमने छोटे-छोटे प्रयोग किए हैं कि चावल के खेत का, धान के खेत का प्रयोग, गेहूँ के खेत का प्रयोग, अरहर की दाल का प्रयोग। तो हमने किसानों के लिए वहाँ पे मुफ्त फ्री ऑफ चार्ज प्रशिक्षण ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। ओके। हम कोशिश करते हैं कि 5 या उससे ज़्यादा किसानों का समूह वो हमारे यहाँ कभी भी आ सकता है। 2 दिन का नोटिस हमको देने के बाद 2 दिन के लिए भी आ सकते हैं, सुबह से शाम के लिए भी आ सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए भी और 15 दिन के लिए। जितना ज़्यादा सीखना है उस तरह के प्रोग्राम हम लोग रखते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं। अच्छा। वहाँ पे रुकने की व्यवस्था, उनके जैविक सादा भोजन की व्यवस्था, बस उनको 2 घंटे श्रमदान करना पड़ता है, क्योंकि बिना श्रम के वो सीखेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। हम उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं कि आप देखिए कैसे हम जैविक नर्सरी शुरू करते हैं, किस तरह से हम अपनी जैविक पौध तैयार करते हैं, किस तरह से हम जैविक खाद तैयार करते हैं, किस तरह से हम ये जीवामृत, जिसको मैंने कहा कि कीटनाशक का भी काम करता है और लिक्विड खाद का भी काम करता है, पेस्टिसाइड का भी काम करता है, ये कैसे बनाया जाता है, तो वो सारा उनको सिखाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। एंड आपके जितने भी इनिशिएटिव्स रहे, जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे, मैंने तो पहले भी सुने थे, हमेशा इतने इंटरेस्टिंग रहे और हमेशा ऐसे बेनिफिशियल रहे हैं फॉर फार्मर्स, फॉर रूरल डेवलपमेंट, विलेजेस, सबके लिए। सो उसके लिए तो डेफिनेटली आपको बहुत प्रेज करना पड़ेगा। एंड जैसे कि हमें पता है कि आप एडवोकेट है एक तरीके से फार्मर्स वेलफेयर को लेके, तो आपको क्या लगता है कि ये फार्मर्स कम्युनिटी जो है, इनकी बेटरमेंट के लिए और इनके बेनिफिट के लिए क्या ऐसी पॉलिसी चेंजेस या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इस टाइम में, जो आपको लगता है कि इनको और ज़्यादा हेल्प कर सकती है आगे जाकर? यस, एक तो सबसे पहले आजकल तो देखिए भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही हैं। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रमोशन कागजों में और भाषणों में ज़्यादा है, जमीन पे नहीं उतरा है। हमें कुछ ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जहां हम ऑर्गेनिक फार्मर और जो जहरीली खेती कर रहे हैं, मैं तो जहरीली कहता हूँ, केमिकल फार्मिंग नहीं कहता, हर केमिकल एक तरह का जहर है, हाँ। तो उनमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे आजकल फार्मर सब्सिडी मिलती है छोटे किसानों को, साल भर में 6,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलता है। अब जहरीली खेती करने वालों को भी 6,000 मिलता है और जो ऑर्गेनिक करते हैं उनको भी। तो अच्छे काम करने वालों को और गलत काम करने वालों को अगर आप एक ही पलड़े में तोल लेंगे तो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि जैविक किसानों को ये सब्सिडी जहरीले किसानों से डबल तो होनी चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये होना चाहिए। हाँ जी। आजकल अगर किसी को जैविक किसान का सर्टिफिकेट लेना है सरकार से, उसको फीस जमा कराना पड़ता है और वो फीस अच्छी खासी है, 8-10 हज़ार रुपया। तो देखिए, अगर मैं जहरीली खेती कर रहा हूँ, मैं केमिकल फूड खिला रहा हूँ, तो मुझे कोई फीस नहीं देनी, मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं अमृत लोगों को देना चाहता हूँ, जैविक खेती करके मैं शुद्ध भोजन देना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर फीस है, मुझे प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी ये सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो हमने सरकार से कहा है कि नहीं, ये प्रोसेसिंग फीस 0 होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे किसानों को तो फीस लेने के बजाय आपको सम्मान पत्र देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आई एग्री। प्रमाण पत्र की जगह सम्मान पत्र स्कीम आपको लाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी हम लोगों से कुछ सलाह मांगी थी अपनी पॉलिसी बनाने के लिए, उनको भी हमने यही कहा है। जो अच्छा काम कर रहा है, हमको उससे फीस लेके उल्टा हम तो पनिश कर रहे हैं। हमें तो उनको रिवार्ड करना चाहिए, हमें तो उनको उनका सम्मान करना चाहिए। और अगर हम उनको कुछ सम्मान राशि नहीं दे रहे तो कम से कम फीस तो ना लें, उनके ऊपर पेनल्टी तो ना लगाएं एक तरह से। तो ये नीतिगत बदलाव जब तक नहीं होंगे तब तक ज्यादा से ज्यादा किसान आगे नहीं आएंगे। उनको लगता है कि देखिए, किसान बेचारे वो सरकार के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। अब जैविक खेती के प्रमाण पत्र के लिए उनको ऑनलाइन आवेदन, गांव में ऑनलाइन आवेदन कहाँ कर सकते हैं, बहुत दिक्कत है। फिर ऑनलाइन फीस जमा करो, फिर वहां से
कहीं इंस्पेक्टर चेक करने जाएंगे। अब हमारे देश में भ्रष्टाचार भी इतना है कि हम सब जानते हैं, कुछ भी काम करने के लिए सरकार से कोई भी छोटा प्रमाण पत्र लेने के लिए भी लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। सही बात। वो आज का हमारा विषय नहीं है। तो इसलिए हमारा कहना है कि नीतिगत बदलाव होने चाहिए। ऐसे किसानों को मुफ्त में उनके खेत पे जाके सर्टिफिकेट देने चाहिए सरकार। हाँ जी। तब लगेगा कि सरकार भी वास्तव में चिंतित है नेचर के प्रति, अपने लोगों की हेल्थ के प्रति। और बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सरकार एक अच्छा खासा बजट ऑर्गेनिक फार्मिंग पे खर्च करेगी, तो सरकार का हेल्थ बजट बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल। लोगों की बीमारियां कम हो जाएंगी, तो सरकार को कई गुना फायदा होगा। उनको दवाइयों का खर्च बच जाएगा, नए नए एम्स नहीं खोलने पड़ेंगे उनको जगह जगह, सरकारी अस्पताल गांव-गांव नहीं खोलने पड़ेंगे। हाँ। तो ये दूरगामी रूप में बहुत बड़ा लाभ होगा हमको। बिल्कुल सर। एंड काफ़ी अच्छा काम करते आ रहे हैं आप, और जैसे हमें पता है कि इतने साल आईआरएस ऑफिसर होने के बाद 35 इयर्स की सर्विस के बाद आप फाइनली ऑर्गेनिक फार्मिंग में मूव कर रहे हैं। तो ऐसे और भी लोग होंगे जो कंसिडर कर रहे होंगे इस पाथ को लेने का, अपना करियर छोड़ के कि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाया जाए, एग्रीकल्चर में जाया जाए, पर थोड़े स्केप्टिकल होंगे वो ये स्टेप लेने में। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस दे सकते हैं? हाँ, ऐसे लोगों के लिए भी हमने एक छोटा-सा प्रोग्राम चलाया है कि ऐसे लोग जो जिनका पूरा जीवन महानगरों में बीता है और किसी न किसी के घर में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट, कोई ना कोई तरह का खुद पेशेंट हुए हैं, तो ऐसे लोग भी कोशिश करते हैं कहीं पे 1-2 एकड़ ज़मीन खरीद के वो तरह का शुरू करें। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमने जैविक जीवन शैली के नाम से एक कार्यक्रम चलाया है। मैं आपको बताऊँ, अभी पिछले महीने 3 हफ्ते के लिए हमारे यहाँ 5 ऐसे अ, सज्जन, जिनमें एक तो दंपति थे, बुजुर्ग दंपति, वो 3 हफ्ते के लिए हमारे खेत पे जो छोटा-सा हमने स्टे बनाया है, होम स्टे टाइप, वहाँ रह के गए हैं 3 हफ्ते। और उनमें से 2 लोग बैंगलोर से थे, एक कलकत्ता से थे, एक गुड़गाँव से थे और एक पटना से थे। अच्छा। और वो 3 हफ्ते वहाँ रह के उन्होंने वहीं का जैविक भोजन खाया और वहाँ पे जैविक खेती कैसे होती है, और अब वो अपने-अपने क्षेत्र में वापस चले गए हैं। अब वो भी अपने-अपने स्टेट में जाके थोड़ी-थोड़ी ज़मीन खरीद के जैविक खेती करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी हम हमारे वहाँ आके भी वो देख सकते हैं। और ऐसे लोग जब हमसे संपर्क करते हैं या कोई संस्था संपर्क करती है, तो वो हम छोटी-छोटी पीपीटी से भी उनको हम गाइड करते हैं। उनको हम बताते हैं कि कैसे वो शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि हमारे इस छोटे से फार्म पे बहुत लोग आने के बाद, या आई एम वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक ऑल्सो, मैं उस पे डालता रहता हूँ। तो बहुत से लोगों ने फेसबुक पे देख के शुरू कर दिया है। और काफ़ी लोग दूर-दूर से आते हैं। बम्बई में एक 7-8 लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने बम्बई से 60 किलोमीटर दूर 10 एकड़ ज़मीन खरीद के यही इसी तरह का प्रयोग शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही और भी शहरों में लोग कर रहे हैं। लोग हमारे यहाँ आके देखते हैं, हमसे संपर्क करते हैं और अपने इलाके में जाके वही सब करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे यही कहते हैं, जैसे आपने शुरू किया ऐसे ही अपने इलाके में और लोगों को जोड़िए। हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक इससे जुड़े, क्योंकि ये हम सबका स्वार्थ भी है। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम सब अपने परिवारों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं या तो समय के अभाव में या जानकारी के अभाव में हम लोग पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी हेल्थ सेकेंडरी हो गई है। हम ये भूल गए हैं कि हम क्या खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। और अगर हम 3 टाइम जहरीला भोजन करेंगे, तो ये निश्चित है कि हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो सही बात है सर। मुझे लगता है मजबूरी में नहीं, मजबूरी के साथ हमें जैविक अभियान से जुड़ना चाहिए, उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में, या तीनों रूप में। जैसे हम तो उपभोक्ता भी हैं, उपभोक्ता तो सभी हैं, 140 करोड़। उत्पादक भी करोड़ों में हैं, किसानों की संख्या भी कई करोड़ है हमारे देश में। और
प्रेरक भी लाखों में हैं, क्योंकि इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतनी समाज सेवी संस्थाएं हैं, हम सबसे अपील करते हैं। हाँ जी। और बहुत सी संस्थाओं से हम तरह तरह से अपील करते हैं। साल भर में 2 कार्यक्रम हम अपने फार्म पे केवल और केवल संस्थाओं के लिए करते हैं, अच्छा, जिसमें इस भर से 50-60 संस्थाओं को बुलाते हैं। उनके एक-एक 2-2 प्रतिनिधि बुलाते हैं। 2 दिन के उनसे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बातें करते हैं। ये हर साल हम 2 करते हैं, 6-6 के गैप से। राइट। तो मुझे लगता है धीरे-धीरे हमारा अभियान भले ही धीरे-धीरे सही, लेकिन फैल रहा है, पूरे देश में फैल रहा है। और राष्ट्रीय जैविक परिवार के नाम से हम लोग एक और अभियान चलाते हैं इसी से सिलसिले में। और राष्ट्रीय जैविक परिवार उसको इसीलिए कहा कि इस जैविक परिवार में सभी भारत के नागरिक जुड़े, बिल्कुल सर। किसान भी, उपभोक्ता भी जुड़े। आई एग्री सर। एंड फाइनली मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अब इतने साल तो हो गए ऑफ कोर्स आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग से डील करते हुए भी, जैसा कि आपने बताया कि आप कॉलेज के टाइम से ही थोड़ा इंटरेस्टेड थे, बचपन से इंटरेस्टेड थे इनफैक्ट। तो अब आज की तारीख में आपके फ्यूचर गोल्स एंड एस्पिरेशंस ना सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके बट ऑल्सो फार्मर्स वेलफेयर को लेके क्या है? देखिए, मेरा तो गोल यही है, बल्कि मैं कहूँगा हमारे सभी साथियों का, जो साथी भी हमसे जुड़े हैं, जो संस्थाएं जुड़ी हैं, अगर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को सेंट्रल थीम बना लिया, हाँ। तो मुझे लगता है आज की न केवल हमारे समाज की, हमारे देश की, बल्कि वैश्विक सबसे बड़ी समस्या को हम हल कर सकते हैं। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है, हाँ। क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने हमारे मनुष्य के अस्तित्व के ऊपर ही खतरा पैदा कर दिया है। और जलवायु परिवर्तन को रोकने में या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने आप में अकेली नहीं है। इससे हमारा अस्तित्व जुड़ा है, हमारा फ्यूचर जुड़ा है, हमारी हेल्थ जुड़ी है, पूरी नेचर जुड़ी है, बिल्कुल। हमारा ब्रह्मांड जुड़ा है। क्योंकि केमिकल फार्मिंग ने न केवल हवा प्रदूषित की है, जल प्रदूषित किया है, हमारा सोयल प्रदूषित की है, हमारे हर ऑर्गन को प्रदूषित कर दिया है, अंदर से खोखला कर दिया है। तो अगर हम इसको साथ लेंगे तो मुझे लगता है फार्मर्स वेलफेयर भी सध जाएगा, फार्मर की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। आज मैं बहुत से ऐसे किसानों को जानता हूं जिनको खुद कैंसर हो गया अपने जहरीले भोजन खा के, और उनकी जमीनें बिक गई, उनके उनके गहने बिक गए, वो मजदूर बन गए। अरे बाप रे। और मतलब उनके परिवार से किसी ना किसी सदस्य की मृत्यु हुई। ऐसे ऐसे बहुत से परिवार हैं, बहुत त्रासद है। तो असली फार्मर वेलफेयर भी वही है कि सबसे पहले तो फार्मर खुद स्वस्थ रहे, उसका परिवार स्वस्थ रहे, तभी वो हमारे लिए अच्छी खेती कर सकता है। अगर अन्नदाता ही बीमार हो जाएगा तो मुझे तो लगता है ये केवल फार्मर की वेलफेयर नहीं है, दिस इज नेशनल वेलफेयर, दिस इज वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, एंड दिस इज वेलफेयर ऑफ आवर मदर नेचर। से हमको हवा मिलती है सांस लेने के लिए, पानी मिलता है जीने के लिए, और भोजन मिलता है स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल। तो हमारा पूरा जीवन ही एक तरह से केमिकल फार्मिंग से गड़बड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में न केवल फार्मर का, हम सबका वेलफेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। I totally agree with you, sir, and thank you so much for sharing your inspiring journey and for your tireless dedication to the cause of organic farming and also farmers' welfare. I am pretty sure आपकी story undoubtedly इतने सारे लोगों को inspire करेगी, and I hope आपकी story सुनने के बाद और भी लोग अपने passion को follow करें, और भी लोग organic farming की तरफ बढ़ें, और भी लोग एक better tomorrow के लिए काम करें। Thank you so much for joining us today, sir. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएंगे, और मेरी गुजारिश होगी कि आप भी
आज से ये संकल्प लें कि हम किसी जैविक किसान से जुड़ेंगे और हम अपने लिए जैविक भोजन कहीं ना कहीं से उपलब्ध करेंगे। तो ये आपका भी योगदान होगा, आपकी टीम का भी योगदान होगा। जी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे।